हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने 15 क्वेश्चन करवाए थे ग्रेविटेशन चैप्टर पे। तो 15 क्वेश्चंस के आगे हम लोग आज 16 से स्टार्ट करने वाले हैं और हमेशा की तरह हम लोग पहले इजी क्वेश्चन उठाएंगे और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द मास ऑफ मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ अर्थ कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून एक्सर्ट्स ऑन अर्थ विल। तो देखो इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है कि जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 1.2% है। तो अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर लगा रहा है उसके कंपैरिजन में मून अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1.2% दे दिया है इसने, ठीक है। बच्चा भी यही सोचता रहेगा कि मून का मास तो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो जो मून फोर्स लगाएगा वो भी बहुत कम होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अगर बात फोर्स की होती है तो दोनों मास से बॉडी एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, चाहे भले ही उनका मास अलग अलग हो, ठीक है। फोर्स की अगर बात होती है तो फोर्स सेम होता है। हाँ, एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए कि दोनों एक दूसरे को कितने एक्सेलरेशन से खींच रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो वो अलग अलग होगा, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। वो वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी पार्ट 1 के नाम से। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं फटाफट। मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास 1 kg। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि 3 पॉइंट मास है और तीनों का मास 1 kg है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर है। तो पहले ना एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं फटाफट। ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर इसने आगे बोला है एट पॉइंट 0 0, मतलब एक मास से बॉडी यहाँ पर रखी हुई है 0 0 पे, ये रहा, इसको नाम ए दे देते हैं, ठीक है। दूसरा रखा हुआ है 0.0,0.2 m। तो देखो एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का दे रखा है, तो ये वाला मास मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा, इसका नाम हो गया बी। तो 0,0.2 m। और तीसरा वाला मास से बॉडी हमको दिया हुआ है 0.2 m, 0। तो ये एक्स वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वाई वाला कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा है हमको, तो 0.2 m, 0। तो इसने इसके आगे पूछा था नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ऑरिजिन इज। तो ऑरिजिन पे जो मास से बॉडी रखा हुआ है, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम देते हैं। जो ऑरिजिन पे मास रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स बताना है। तो देखो सी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, बी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा इस तरह से, हाँ या ना। तो अब एफ ए बी फाइंड करते हैं पहले, एफ ए बी विद डायरेक्शन, क्योंकि देखो हमें डायरेक्शन लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आई जे ऑप्शन में दिया हुआ है साफ साफ। तो एफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और देखो अगर ए बी की बात की जाए, अगर ए बी की बात की जाए तो ए बी का एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग जे कैप लगाएंगे, पॉजिटिव जे कैप, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है, इतना न्यूटन। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.2, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, वो मीटर में है तो फिर मतलब यूनिट ऐसा यूनिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास जे कैप न्यूटन। तो उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻9 जे कैप न्यूटन, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं फोर्स ए सी निकालता हूँ, एफ ए सी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो वो तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों मासिव बॉडी 1 kg की हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 0.2 मीटर ही है। तो क्यों मैं ये पूरा फार्मूला लगाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से देख करके कि 1.67 इंटू 10⁻⁻9। बस अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे आई कैप आएगा। अब पूछो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसका एक्सिस देखो, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई कैप आ जाएगा। तो ये एफ ए सी हो गया। इसने पूछा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ नेट या एफ टोटल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। एफ टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, कर दो। कितना हो गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻19, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। इसमें आई कैप लगा हुआ है प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻9 जे कैप, ये पूरा न्यूटन। अब यहाँ पे खुद सोचो कि टोटल एफ नेट या एफ टोटल कुछ भी बोल लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻9, ओ सॉरी ये -19 हो गया गलती से, ये -9 है, तो 10⁻⁻9। अब ब्रैकेट में क्या बचा, आई प्लस जे, ये थोड़ी ना अभी ऐड हुए, ये अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1.67 को 1.67 से ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि अगर हम लोग मैकेनिक्स के हिसाब से चलें तो अगर एक फोर्स ऊपर जा रहा है और एक राइट साइड में जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर जाना चाहिए, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। बट हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे आई और जे मेंशन किया तो है। हाँ, अगर आई और जे नहीं होता, मतलब पूरा पूरा मैग्नीट्यूड होता, तो हम उसको फिर उस मेथड से करते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए वाला टिक हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे आई और जे लिया था और यहाँ पर मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो देखो इसमें बोला है कि 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m। देखो क्वेश्चन को ना एक ही बार में पढ़कर समझने की कोशिश किया करो। 4 बार क्वेश्चन पढ़ोगे और तो 4-5 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो एक बार में ही पढ़ के उसको समझना है। तो 4 पार्टिकल्स हैं, चारों का मास सीक्वेंस में दिया हुआ है। m, 2m, 3m, 4m आर केप्ट इन सीक्वेंस एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो जैसा इसने बोला है वैसा मैं बना लेता हूँ। इसने बोला एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर ऐसे, और इसके चारों कोनों पे 4 मास सजे हुए हैं सीक्वेंस में, और स्क्वायर की जो साइड है वो इसने बोला है कि ए है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक मास मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसका मास हो गया m, इसका मास हो गया 2m, इसका मास सीक्वेंस में बोला है ना इसने, तो मैं ये 3m एंटी क्लॉकवाइज बना दे रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप कैसे भी बना लेना, आप इसको घर पे दोबारा भी ट्राई कर सकते हो। 4m। ठीक है, चारों मास मैंने लगा दिए। स्क्वायर की साइड कितनी है? a, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया a, तो चारों साइड्स a हो जाएंगी इसकी, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ये कॉर्नर है ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर विल बी। हमें एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कहाँ पर है? जो कि सेंटर पे है। तो सेंटर कहाँ होता है स्क्वायर का? जो उसका डायगोनल होता है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर पे एक मास रखा हुआ है जिसका मास है m। इसको नाम दे देते हैं p। इस पॉइंट का नाम क्या है? p। तो भाई सुनो, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो हम सबको पता है कि कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ साइड। √2 टाइम्स ऑफ साइड। तो यहाँ पर भी इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ साइड। और साइड कितनी है? a, तो √2 टाइम्स ऑफ a बोल देता हूँ डायगोनल को। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो डिस्टेंस लेना है ना वो यहाँ से लेना है। जैसे p और a के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। जो मास m वाला पार्टिकल है जो सेंटर p पर रखा हुआ है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ FPA। PA का मतलब है p पर लगने वाला, p पर फोर्स लगने वाला एक ही वजह से, p पर एक ही वजह से, PA। तो p पर एक ही वजह से कितना फोर्स लग रहा है ज़रा सोचो। g, इसका मास है m, इसका मास भी m है, अपॉन जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं 2 मिनट के लिए x मान लूँ। x मान सकता हूँ कि नहीं? देखो ये पूरा डायगोनल है, इस डायगोनल का जो हाफ है वो x है। वो बाद में जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। इस ये हो गया हमारे पास। इसको मैं छोटा सा एक नाम दे दे रहा हूँ f। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? f। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरह से p पर b की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम नाम दे देंगे FPB। तो PB कितना हो जाएगा हमारे पास? g। देखो इसका मास m है, इसका मास है जो m पर जो b पर रखा हुआ है उसका मास है 2m, और डिवाइडेड बाय, देखो इसका डिस्टेंस भी तो उतना ही है यहाँ से यहाँ तक जितना इसका था, यानी कि x, यानी कि डायगोनल का हाफ। तो अभी मैं इसको ईजी करने के लिए x स्क्वायर नाम दे दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? g/m/x का स्क्वायर, यानी कि 2f। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2f, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद पेज टर्न करते हैं। तो इसके बाद अब हम ना पेज टर्न करके क्या फोर्स फाइंड करने वाले हैं? P और C के बीच में, PC और फिर PD। तो देखो C पर जो मास है वो 3m है और जो D पर है वो 4m है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना, मैं भी याद रखता हूँ। तो अब हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन PC, P पर C की वजह से। तो कितना हो जाएगा? अगेन वही G, P पर जो मास है वो m है, C पर जो था वो 3m है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अगेन वही डायगोनल का हाफ वाला डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 3 अगर बाहर कर दिया जाए तो क्या बचेगा? g/m इंटू m अपॉन x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जो ब्रैकेट में है f? तो ये हो जाएगा 3f। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब हम फाइंड करने वाले हैं FPD। PD का मतलब क्या है?
पी डी का मतलब क्या है, पी पर डी की वजह से, तो जी पी पर है मास m और डी पर है 4m, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 4 बाहर आ जाएगा तो जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4f, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान इस बात पर देना है, अब ज़रा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो फोर्स है पी पर जो ए की वजह से लग रहा है वो इधर लग रहा है, और पी पर जो सी की वजह से लग रहा है वो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। और ये है 3f और ये है f, तो 3f में से f अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 2f। सही है, तो अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। सिमिलरली यहाँ पर अब ज़रा ध्यान से देखो, p पर b की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है 2f इस डायरेक्शन में, और p पर इसकी d की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि है 4f। तो 4 में से 2 निकल जाएगा अगर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2f। सही है, तो अब कुल मिला के यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, पी सी और पी डी। हमें यहाँ डायरेक्शनल नेचर भी देखना है, ये नहीं कि चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया बस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ पीछे, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक मास से बॉडी यहाँ था, एक मास से बॉडी यहाँ था, और एक मास से बॉडी यहाँ पे था। इसकी वजह से जो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा था वो था 2f सी पी, और ये था डी, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, ये भी कितना था 2f। अब यहाँ पे हमें साफ साफ पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, f नेट। तो यहाँ पर हम लोग f नेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड नहीं करेंगे बल्कि पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, यानी अंडर रूट ये वाला फोर्स, यानी कि f1 स्क्वायर 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, देखो ये भी 2f है ये भी 2f है, प्लस 2f कॉस थीटा, वो नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा ये बेसिक फार्मूला, मैं लिख देता हूँ। टोटल फोर्स होता है अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। तो देखो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, यानी कि दोनों फोर्स के स्क्वायर का सम। और यहाँ पे दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखो ज़रा 2f लग रहे हैं, ये भी 2f और ये भी 2f। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अंडर रूट ये हो गया 4f का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर, यानी कि 8f का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो f तो बाहर आ जाएगा रूट से, अंडर रूट में 8 बचेगा, और अंडर रूट 8 होता है 2√2, तो 2√2f, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन में 2√2f नाम का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f की वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो f नेट है ये कितना आ गया हमारे पास, 2√2 टाइम्स ऑफ f। ठीक है, तो f नेट इज इक्वल टू 2√2 इंटू एफ, और f की वैल्यू अभी हमने क्या देखी थी पीछे, जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। हमें अच्छे से पता है x क्या है, डायगोनल का हाफ, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायगोनल का हाफ, और डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, √2 टाइम्स ऑफ साइड, यानी √2a, पीछे लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसका हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2, तो √2 से ये 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, तो यानी a/√2 आ गया हमारे पास x की जगह। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, a/√2। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं अभी x की जगह, क्योंकि हमने खुद ही अज्यूम किया था। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो 2√2 मल्टीप्लाई बाय जी एम एम अपॉन a/√2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर तो यहीं पे रह जाएगा, √2 का स्क्वायर घूम के ऊपर पहुँच जाएगा तो वो 2 बन जाएगा। तो 2√2 इंटू जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर इंटू, देखो √2 का स्क्वायर नीचे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वो 2 आ गया ऊपर, तो ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 √2 जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। अब ये देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है, ये रहा 4√2 जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, एम को इसने एम स्क्वायर लिख दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। कितना सिंपल और मज़ेदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया या लगता है कि बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिख देंगे, 4√2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं ना कुछ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस लगातार करवाने वाला हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैसे तो मुझे पता है आप लोगों की थ्योरी आप लोग पढ़ के आए होगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 2 मिनट का, क्योंकि वो आपको ना न्यूमेरिकल में यूज़ करने को मिलेगा और कॉम्पिटिटिव लेवल में तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, इस फिगर को आप देखिए एक बारी। कहाँ गया, ये रहा, हाँ। इस फिगर में देखो क्या बोला हुआ है, ये जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये अर्थ है, ठीक है। और एम ई का मतलब है अर्थ का मास, रोहो का मतलब है अर्थ की डेंसिटी, और एक मास से ये अर्थ का रेडियस है आर ई, और एक छोटा सा मास से बॉडी एम रखा हुआ है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, एम जी। तो मैं वापस से जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो अब हमें पता है कि कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के नियर बाय रखा हुआ है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा एम जी, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एम जी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और एक और फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो जी अर्थ का मास, एम ई ऑब्जेक्ट का मास, एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो एम ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर ई है। तो आर ई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, आर ई का स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल पुट करता हूँ, क्योंकि ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है, तो एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। देखो एम से एम कट गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जी एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में देखो कई बार ना वैल्यूज़ हमें अलग अलग लेनी पड़ सकती हैं या यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो एवरेज वैल्यू इसकी 9.8 होती है। और इसके अलावा अगर मैं यूनिट चेंज करूँ तो इसकी एक और यूनिट है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा फीट में अगर यूज़ करना पड़े कहीं तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो नोट डाल करके स्पेशली ये चीज़ें लिख लेना, ये स्मॉल जी की एवरेज वैल्यू है। एवरेज 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 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोल्स पे अलग है ना, इक्वेटर पे अलग है, और भी बहुत सारे मतलब फैक्टर हैं जिस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जी की वैल्यू हाइट और एल्टीट्यूड के साथ भी चेंज होती है, जो कि अभी हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पर अभी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे न्यूमेरिकल करवा दूँ, ठीक है। सारे तो खैर कभी नहीं हो सकते, इस दुनिया में न्यूमेरिकल कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं। तो अब इसके अलावा इस ये जो जी की वैल्यू मैंने लिखी है इसको मैं स्क्वायर से कवर कर देता हूँ। इसके अलावा आपको जो अब आगे की बात याद रखनी है वो ज़रा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छे से पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है या नहीं। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अर्थ का मैंने रो लिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। आर ई का क्यूब इसलिए क्योंकि अर्थ का मास फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं एम ई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या मैं एम ई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ज़रा सोच के बताना, सही तो है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर दोगे। तो डेंसिटी को रो से डिनोट किया हुआ है तो रो लिख दिया, ये रो है, ठीक है। 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। तो एम ई की ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, देखना बड़ी मजे की चीज़। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी, ये जी तो यहीं पे रहेगा, एम ई मास ऑफ अर्थ की जगह मैं ये पूरी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ये देखो, रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब और डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ज़रा चेक करो इस फॉर्मूले में आर ई का स्क्वायर भी था डिनोमिनेटर में, तो आर ई स्क्वायर से आर ई का क्यूब कट जाएगा पूरा, यानी न्यूमरेटर में एक आर ई रह जाएगा। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, चेक करो, रो आर ब्रैकेट में 4/3 पाई, यहाँ पे आर ई लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। देखो ये, सॉरी जी भी आएगा यहाँ पे, जी भी आएगा, जी भी आएगा। तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। देखो ये रहा रो, ये रहा एक आर ई जो बच गया था, 4/3 पाई ये रहा ब्रैकेट के अंदर, और इसी ब्रैकेट के अंदर इस जी को भी ले लो, क्योंकि एक्चुअली ब्रैकेट में मैं इसलिए ले रहा हूँ तीनों को क्योंकि ये तीनों ना कॉन्स्टेंट है। तो जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जी इज इक्वल टू आ गया रो आर ई ब्रैकेट में 4/3 पाई इंटू जी। ये पूरा कांस्टेंट है, तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो ज़रा सोच के देखो, मैं ये लिख सकता हूँ
कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर ई, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? ये चीज़ हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगी कॉम्पिटिटिव लेवल में, ध्यान रखना इस बात का। इस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आता है ना, इसको नोट डाल के कॉपी में कहीं पे लिख लेना अच्छे से। एक तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी अर्थ का ही है, तो यहाँ पे मैं जी ई लिख दे रहा हूँ। कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो फिर यहाँ पे उसी प्लेनेट का डेंसिटी, उसी प्लेनेट का रेडियस लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर अब स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेस्ड है। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ एंड मून इज़ 5/3 देन द रेडियस ऑफ मून आर एम इन टर्म्स ऑफ आर ई विल बी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ना इसको खुद एक बार ट्राई करो। अभी मैंने आपको एक थोड़ी सी थ्योरी समझाई थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसको पॉज करके ना आप एक बार खुद सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको दोबारा स्टार्ट करके वीडियो को देखना। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून यानी जी एम इज मतलब इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी 1/6 ऑफ जी ई। ये अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मून का है, ये इसने मुझे बोला हुआ है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसने मुझे बोला अगले सेंटेंस में, इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ अर्थ एंड मून, देखो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून, तो अर्थ की डेंसिटी रो ई है, ठीक है, और मून की डेंसिटी रो एम है। ये मुझे कितना दिया हुआ है ज़रा देखो, 5/3, बहुत बढ़िया, ये भी मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन। और देखो फर्स्ट इक्वेशन से ना मैं ये क्या कर सकता हूँ, जी ई को जी एम के डिनोमिनेटर में भेज करके ये ऐसा बना सकता हूँ, देखो जी एम बाई जी ई, ये जो जी ई है ना मल्टीप्लाई में, ये इसके नीचे आ जाएगा जी एम के, तो ये बन जाएगा 1/6। तो ये ज़्यादा यूजफुल इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। पूछा क्या है, देन द रेडियस ऑफ मून आर एम इन टर्म्स ऑफ आर ई विल बी, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो साफ साफ देखते ही क्वेश्चन को पता लग रहा है कि किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले देखो इसने पूछा गया है द रेडियस ऑफ मून आर एम, तो हम एक बार ना जी एम की इक्वेशन निकालते हैं। तो जी एम की इक्वेशन अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताई थी कि यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, रो एम इंटू आर एम, ब्रैकेट में क्या आया था 4/3 पाई और कैपिटल जी। सही है गलत है? सही है ना? देखो 2 ब्रैकेट लगा दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे जी ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी ई दिस विल बी इक्वल टू रो ई इंटू आर ई और ब्रैकेट में 4/3 पाई इंटू जी, ये तो कांस्टेंट है 4। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा सोचो, ये हो जाएगा जी एम बाय जी ई इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, कांस्टेंट है ना और दोनों में सेम है, तो क्या बचेगा रो एम अपॉन रो ई मल्टीप्लाई बाय आर एम अपॉन आर ई। सही है? हमें फाइंड क्या करना है, हमें आर एम फाइंड करना है। इसने बोला ना मून का रेडियस फाइंड करो आर एम इन टर्म्स ऑफ आर ई, तो हमें आर एम फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आर एम को यहीं रहने देंगे और जी एम अपॉन जी ई मल्टीप्लाई बाय ये जो रो ई है वो ऊपर आ जाएगा, रो ई बाय रो एम इंटू आर ई। सही है? अब देखो जी एम बाई जी ई की वैल्यू कहाँ दी हुई है, जी एम बाई जी ई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1/6। सही है? और रो ई बाय रो एम की वैल्यू 5/3 दी हुई है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ये हो जाएगा आर एम इज इक्वल टू जी एम बाई जी की वैल्यू क्या थी 1/6 और रो ई बाय रो एम की वैल्यू क्या थी 5/3 टाइम्स ऑफ आर ई। मैं इसको कैपिटल ही लिख दे रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल ई कैपिटल ही। तो आर एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/18 टाइम्स ऑफ आर ई। क्या ये ऑप्शन में है, देखते हैं, ये रहा 5/18 टाइम्स ऑफ आर ई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम लोगों को जो है, देखो अगर थ्योरी क्लियर है ना पर न्यूमेरिकल नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है, इससे थ्योरी ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर हो जाती है अगर सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग 10, 5, 7 क्वेश्चन जो भी है अगर लगातार कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग भी नोट कीजिएगा और इसको रिवाइज़ कीजिएगा।
अब लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। मून का जो रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 है, मतलब अर्थ का 1/4 है। एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। और जो मून का मास है वो अर्थ के मास से अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स है, ठीक है। इफ स्मॉल जी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, देन एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट में मैंने एक्सेलरेशन को ACC डॉट लगा दिया है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून विल बी। तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो बिना सोचे समझे ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना, ये सब डाटा कंफ्यूज करने के लिए G/6 पे टिक कर देते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था, तो उसमें क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया भी हुआ था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, ठीक है। यहाँ दे रखा है, काफ़ी जगह हमने देखा भी है। पर हमें जो जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून के लिए, वो इस डाटा के अकॉर्डिंग करनी है। इस डाटा का मतलब है कि मून का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 है, बट क्या एग्जैक्टली में रियल में 1/4 ही है? एग्जैक्टली में तो 1/4 नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डेसिमल में, या मास भी 1/80 टाइम्स एग्जैक्टली नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट इधर आते हैं। आप लोग पहले पॉज करके ना क्वेश्चन लिख लेना वहाँ पे। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसने बोला है कि जो मून का रेडियस है RM, वो अर्थ के रेडियस के RE/ कितना बोला था, 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे इक्वेशन देने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पुट भी कर सकते हैं। और बल्कि एंट्रेंस एग्जाम में तो इतना सब लिखते भी नहीं है, मैं तो वो आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मतलब आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं। और जो मून का इसने मास बोला था MM, दैट विल बी इक्वल टू अर्थ के मास के, यानी ME/80 हो जाएगा। सही है गलत, इसको सेकंड इक्वेशन दे लो। तो अब हम लोग को जी का एक फार्मूला पता है, GM/RM का स्क्वायर। देखो भाई, जी का फार्मूला होता है GM/R²। तो मैं मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहा हूँ, तो मून का मास और रेडियस भी मून का ही लूँगा। सही है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। और सिमिलरली मैं इसी के सामने लिख दे रहा हूँ GE, ये हमको अच्छे से पता है, GME/RE का स्क्वायर। फार्मूला सेम है, बट यहाँ EE इसलिए लगाया क्योंकि अर्थ के लिए है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। तो फटाफट हम क्या करेंगे, थर्ड बाय 4, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दो। तो GM को मैं डिवाइड कर रहा हूँ GE से, कितना हो जाएगा। अच्छा, GE को तो मुझे G लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि स्मॉल g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो चलो कोई बात नहीं, इस GE को बाद में हम G कर देंगे, इस GE को हम बाद में G कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, GM की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो, ये रही, ये हो जाएगा GMM/RM का स्क्वायर। और इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो GME/RE का स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई, G से G कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, MM/RM का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये घूम के देखो उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो फिर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ME, ठीक है। अब देखो मून का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना दिया हुआ है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो G की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, GM डिवाइडेड बाय G। अब मैं GE नहीं लिख रहा हूँ, G लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मून का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, ME/80। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ME/80 मल्टीप्लाई बाय RE का स्क्वायर। तो ये RE स्क्वायर यहीं पे रहने दो, इसके डिवाइड में ME है, ये रहा, ठीक है। ये दोनों मैंने एज इट इज़ लिख दिए। अब RM का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो RM की वैल्यू है RE/4, तो RE नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे RM का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। RM है RE/4, तो RE/4 ऊपर चला जाएगा और दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कट गया, ME से ME कट गया, तो ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर और 80 ये रहा, और 16 5 से 80 होता है, तो क्या आ गया 1/5। तो यहाँ से GM की वैल्यू क्या आ गई, ये रहा GM विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ, ये G इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा G, यानी कि GM इज इक्वल टू G/5 हो जाएगा। और हम लोग क्या सोच रहे थे, मतलब नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, G/6, और यहीं वो गलती कर देते। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, G/5। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है पहले 1981 में, PMT में, और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में, PMT में, AIEEE में बहुत पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनो और समझो और इनको सॉल्व करो, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर अर्थ का रेडियस 1% कम कर दिया जाए,
इट्स मास रिमेनिंग द सेम, और मास अर्थ का उतना ही रहे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा 2% से, या इंक्रीज हो जाएगा 2% से, अनचेंज रहेगा, या इंक्रीज हो जाएगा 1% से। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना मतलब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, परसेंटेज वर्सेंटेज जी का फार्मूला ये वो, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं। कई बार हम लोगों को ना इसमें एमसीक्यू में जो हम देखते हैं कि एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन बहुत ही उनके ऑप्शन बहुत ही अलग हैं, तो वो तो पहले ही हटा देने चाहिए। हमें अच्छे से पता है कि अगर अर्थ का मास उतना का उतना ही है और रेडियस कम कर दिया गया है, तो ज़रा सोचो अर्थ पूरी श्रिंक हो गई है, अर्थ का रेडियस कम हो गया है पर मास तो उतना ही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, है ना। तो रिमेन्स अनचेंज तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो वैसे ही हट गए। अब इंक्रीज बाय 1% और 2% में हमें सोचना है, तो देखो इंक्रीज ही होना है, ये तो श्योर है, इसीलिए दोनों बचे हुए हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे, देखो G इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर, सही है। अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, क्योंकि G और M तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज हुआ नहीं है, और G भी सेम है, तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर R घटेगा तो G बढ़ेगा, R घटेगा, R की वैल्यू अगर घटेगी तो G की वैल्यू बढ़ेगी, इन्वर्सली का ये मतलब होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन जी में परसेंटेज चेंज कितना आया, यही पूछा हुआ ना क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन आर। 2 इसलिए क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है, आर में कितना चेंज आया 1% का, तो 2 इंटू 1% यानी कि 2%, खत्म, यानी इंक्रीज बाय 2%। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बस फार्मूला रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन है मास ऑफ मून इज दिस, एक डाटा दिया हुआ 7.34 इंटू 10⁻22 kg। If the acceleration due to gravity on moon is 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ मून विल बी, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जी का फार्मूला लगा देंगे। जी का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी M अपॉन R स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से हमको देखो फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो R स्क्वायर इधर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो ये रहा R, GM अपॉन स्मॉल जी नीचे आ गया, और यहाँ पे ना एक्चुअली R स्क्वायर आना चाहिए था, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया बल्कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून कितना दिया हुआ 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी मून के केस में कितना लेना है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, स्मॉल जी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके पास 1.87 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला हुआ है अ प्लैनेट हैज़ अ मास 1/10 दैट ऑफ द अर्थ। तो फटाफट जो डाटा दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। तो इसमें मुझे ये बोला है प्लैनेट हैज़ अ मास, तो मास ऑफ प्लैनेट, तो मैं यहाँ पे प्लैनेट लिख दे रहा हूँ छोटा सा, या पी लिख दूंगा अब की बार से, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, सही है। ये हमको मिल गया एक डाटा। फिर बोल रहा है वाइल रेडियस इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, यानी कि जो रेडियस है उस प्लैनेट का यानी RP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये भी मिल गया हमको। अब इसने बोला क्या है, इफ़ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन ऑन अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ 90 मीटर, यानी धरती पर खड़ा होकर अगर इंसान अर्थ पर खड़ा होकर 90 मीटर हाई कोई बॉल फेंक सकता है या स्टोन फेंक सकता है, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन दैट प्लैनेट टू अ हाइट। तो उसी सेम वेलोसिटी से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पर्सन पूरी जान लगा के फेंक रहा है, तभी तो बोला ही इज़ एबल टू, तो एबल टू थ्रोज द स्टोन ऑन दैट प्लैनेट टू अ हाइट, तो कितनी हाइट तक फेंकेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो जो जी का फॉर्मूला होता है, मान लो GP, उस प्लैनेट का जी फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा GMP अपॉन RP का स्क्वायर। ये फार्मूला तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। और GE अर्थ का क्या है GME अपॉन RE का स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से, क्या मिलेगा GP बाय GE। क्या आ गया हमारे पास, GP की वैल्यू बोलो
जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक, देखो जी से जी कटेगा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई। सही है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब हमको देखो एम पी मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। मास ऑफ प्लैनेट यहाँ से देख लो 1/10 ऑफ एम ई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/10 ऑफ एम ई मल्टीप्लाई बाय आर पी का स्क्वायर, यानी कि आर पी की वैल्यू है 1/3 टाइम्स ऑफ आर ई। तो इसको देखो क्योंकि आर पी डिनोमिनेटर में और आर पी की वैल्यू है 1/3 टाइम्स ऑफ आर ई, यानी आर ई बाय 3, इसको मैं आर ई बाय 3 भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये आर ई बाय 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो आर पी का स्क्वायर है, तो आर पी की वैल्यू क्या है, आर ई बाय 3, तो आर ई बाय 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई एज इट इज़। ये वाला डाटा एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, एम ई से एम ई कट गया, क्या बचा हमारे पास, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। क्या बचा हमारे पास, देख के बताओ, जी पी बाय जी ई, यानी कि ये चीज़ इक्वल आ गई है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर इंटू इधर बचा आर ई स्क्वायर। देखो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट गया, यानी कि हमारे पास आ गया 9/10। तो जी पी बाय जी ई की वैल्यू आ गई है 9/10। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसने बोला क्या है, अर्थ पर खड़ा होकर वो बंदा जो है 90 मीटर तक कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकता है, तो देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन एट द प्लैनेट टू हाइट। तो उस प्लैनेट पर कितनी हाइट तक फेंक सकता है। तो देखो भाई, वो कितनी भी जो हाइट हम लोग फाइंड करेंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का जी एस को एच ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, माइनस जी से लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंकेंगे तो पक्की बात है, कंफर्म है कि जो यू है, सॉरी जो वी है वो जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है। तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का 2g एच। तो हमें h फाइंड करना है, तो h इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का यू स्क्वायर बाय माइनस का 2g, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। अब ज़रा एक बात बताओ हाइट ऑफ, मतलब वो जो हाइट ऑफ स्टोन है, वो स्टोन ही बोलेंगे क्योंकि स्टोन फेंका गया है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाइट ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो ज़रा। प्लैनेट पर जब पत्थर फेंका गया तो कितनी हाइट तक गया, अर्थ पर फेंका गया तो कितनी हाइट तक गया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ज़रा सोचो h की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g, अभी हमने फाइंड करी है। तो एच पी की जगह क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बाय 2gp, क्योंकि p फॉर प्लैनेट तो जी पी लेंगे, और डिवाइडेड बाय अर्थ के लिए क्या करेंगे, यू स्क्वायर बाय 2ge। सही है, देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। तो हमारे पास आ जाएगा जी ई बाय जी पी। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है एच पी अपॉन एच ई इज इक्वल टू जी ई बाय जी पी। और देखो जी, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 3 को ज़रा ध्यान से देखो, हमारे पास जी पी बाई जी ई की वैल्यू है, जी पी बाय, और हमको चाहिए कि इसकी जी ई बाय जी पी की, मतलब रेसिप्रोकल चाहिए। तो ठीक है, उसकी वैल्यू थी 9/10, हम यहाँ पे लिख देंगे 10/9। सही है, तो हमारे पास एच पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9 टाइम्स ऑफ एच ई। और अर्थ पर कितनी हाइट तक गया था ऑब्जेक्ट, 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एच पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 900/9, यानी कि 100 मीटर। तो उस प्लैनेट पर वो जो ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा स्टोन, वो 100 मीटर की हाइट अटेन करेगा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप पीछे बैक करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में खूब पूछे जाते हैं। इसको मैंने बहुत लंबा मतलब आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, तो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2। दो अलग अलग प्लैनेट है तो ऑब्वियसली बात है रेडियस भी अलग अलग होगा, R1 R2 दिया हुआ है, और जो उनकी डेंसिटी है वो भी अलग अलग है, ρ1 एंड ρ2। कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो स्मॉल जी है ना, उसका रेशियो इसने हमसे पूछा है। और ऑप्शन इतने खतरनाक से दिए हुए हैं, बच्चा मतलब देख के वैसे डर जाएगा, कहेगा अरे यार छोड़ इसको, हटा यार कौन करेगा इसको। देखो अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। आप वैसे वीडियो में पीछे जाकर भी देख सकते हो। हाँ ये रहा, मिल गया।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें आपको दो फार्मूले याद रखने हैं, एक तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, एक तो ये बताया था, और एक और बताया था अगर मैं एम ई की जगह मास ऑफ अर्थ, खैर ये तो मैंने अर्थ के लिए सॉल्व करा था, अगर मैं ये फार्मूला लगा दूँ रो 4/3 पाई आर ई का क्यूब, तो जी का फार्मूला बन जाता है ये रो आर ई ब्रैकेट में 4/3 पाई जी। तो देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रो आर, अगर अर्थ का है तो आर ई ले लेंगे, मून का है तो जी एम और आर ई ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको दो जो ये प्लैनेट्स दिए हुए हैं, इसमें ज़रा ध्यान से देखो, इनका रेडियस है R1 और R2, और G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रो और R। तो G डायरेक्टली G1 अगर मैं बात करूँ, G1 की बात करूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R1 रो 1 के, और G2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 रो 2 के, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो G1:G2 आ जाएगा। भाई डिवाइड करो या रेशियो करके लिखो, एक ही बात है। तो ज़रा सोचो, R1 रो 1 R2 रो 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के वो कांस्टेंट लगाओगे, वो तो कटना ही है, तो ये तो डी आ गया, खेल खत्म। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और इस टाइप के हम लोग ना एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को मतलब एक तो फियर निकल जाए न्यूमेरिकल्स का, और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हो जाए अच्छे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है अ बॉडी वेट्स 90 kgf ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसमें जो हमें मेन चीज़ पकड़ के रखनी है ना, जो ध्यान रखना है वो ये है कि वेट दिया हुआ है। बच्चों वेट्स क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, और अर्थ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब F = mg, तो अर्थ का जी लेंगे ना, mge, ये हमको दिया हुआ है 90 kgf। इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें ज़रा ध्यान दो, हमें अच्छे से पता है जी की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं जी ई की बात करूं तो जी ई का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, और यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो मार्स पर इसका वेट कितना हो जाएगा, जिसका मास 1/9 एंड रेडियस हाफ ऑफ द दैट ऑफ अर्थ है। मतलब इस तरह इसका अगर ये सेंटेंस जो इसने दिया हुआ है, इसमें इसने क्या बोला हुआ है कि जो मास है मार्स का, मैं इसको एम लिख रहा हूँ, कैपिटल एम, मार्स का जो मास है वो 1/9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और इसने क्या बोला है, रेडियस जो है मार्स का वो इक्वल है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, ये डाटा हम लोग को यूज़ करना है अभी, ये जो दिया है इसने मैंने उठा के लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी ई की वैल्यू ये है, तो जी एम की भी कुछ वैल्यू होगी, ज़रा सोच के देखो जी एम की वैल्यू क्या होगी, जी एम की वैल्यू होगी जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। तो इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, इसको दे दो थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी एम, क्योंकि मार्स है तो मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी कैपिटल एम कर दो। ठीक है, अपॉन जी ई, तो जी एम की वैल्यू क्या है देखो, जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। जी से जी कट गया, तो ये फिर से डिनोमिनेटर के अपॉन में डिनोमिनेटर है, तो इसको इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ एम एम डिवाइडेड बाय एम ई। ठीक है, एम एम के अपॉन में एम ई लिख दिया इनटू, अब देखो आर एम डिनोमिनेटर में, ये आर ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ आर ई बाय आर एम का होल का स्क्वायर। अब देखना जी एम अपॉन जी ई की वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाई जी ई इज इक्वल टू, देखो एम एम बाई एम ई, एम एम मास ऑफ मार्स, तो मास ऑफ मार्स कितना था 1/9 टाइम्स ऑफ एम ई, 1/9 टाइम्स ऑफ एम ई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1/9 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू 1/m ई, तो हाँ ठीक है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी मैंने लिखा ही गलत है इसको। एम एम की वैल्यू देखो क्या है 1/9 टाइम्स ऑफ एम ई, तो 1/9 टाइम्स ऑफ एम ई ऊपर आएगा ना, इंटू ये वाला एम ई पहले से ही नीचे है, ये तो अर्थ का मास है 1/m ई, इंटू आर ई का स्क्वायर, आर ई स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आर एम। आर एम की वैल्यू है आर ई बाई टू, 1/2 आर ई मतलब है आर ई बाई टू, तो आर ई बाई टू का स्क्वायर यानी 4, देखो पूरे का होल स्क्वायर था ना, आर ई का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, आर एम की जगह आर ई बाई टू, तो आर ई का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये रहा, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आ जाएगा 4/9। तो जी एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जी एम यानी कि मार्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा 4/9, और ये जी ई को इधर भेज दे रहा हूँ, जी ई, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसने हमसे ये पूछा है कि वेट कितना होगा मार्स पे। तो बच्चों वेट का फॉर्मूला क्या होता है,
वेट अगेन mg, तो mgm, सही है, mgm। तो m तो m ही रहेगा। क्या मैं gm की जगह यहाँ से 4/9 टाइम्स ऑफ जी लिख सकता हूँ, 4/9 टाइम्स ऑफ जी, सही है। अब ये हो गया 4/9 मल्टीप्लाई बाय एम जी ई, और एम जी ई की वैल्यू क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में पहले लिख दिया था एम जी ई की वैल्यू है 90 के जी एफ, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमारे पास एम जी ई आ गया है जो कि 90 है। तो ये हो गया 4/9 मल्टीप्लाई बाय 90 के जी एफ, तो 9 टाइम्स 90, तो 4 टाइम्स 40 के जी एफ, ये होगा मार्स पे वेट। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन ना आईआईटी में पूछा जा चुका है 2001 में, तो बहुत ही ईजी है, स्मॉल जी पर ही बेस्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है। जिन लोगों को नहीं पता पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम एक सिंपल से स्ट्रिंग से एक मासिव बॉडी बॉब को लटका दिया जाता है, फिर इसको यहाँ से हिट करते हैं तो ये इस तरह से स्विंग करने लगता है, ऐसे और ऐसे। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू क्या होती है, 2π√L/g। जिनको नहीं पता उनको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि आईआईटी तो ये सोचकर बैठा होगा ना कि बच्चा 11वीं 12वीं की पूरी फिजिक्स पढ़कर आ रहा है, तो उसको ये क्वेश्चन पता होगी। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैंने ये लिख दिया है, जिसने पढ़ रखा है वेरी गुड, वरना ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए टाइम पीरियड की। ठीक है, ये टाइम और ये इसकी जो लेंथ, इसमें एल क्या है, एल इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस। तो जब ये अर्थ के सरफेस पर है तो उस पर टाइम पीरियड ले रहा है ये T1, एंड T2 व्हेन टेकन टू अ हाइट R अबव द अर्थ सरफेस। और टाइम T2, इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, वो T2 हो जाएगा अगर मैं इसको हाइट R तक ले जाता हूँ। अब R क्या है, अबव द अर्थ सरफेस वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो अर्थ का रेडियस भी R है और R हाइट तक लेकर भी जा रहा है, तो ये अर्थ के रेडियस का दुगनी हाइट पर नहीं ले जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो इसी हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, इसको G1 नाम दे दूँ क्योंकि T1 T2 बोला हुआ, तो G1 नाम दे देता हूँ। G1 हो जाएगा Gm/R, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और G2 नाम दे देता हूँ कि मतलब जितनी भी हाइट पर लेके जा रही है इसको, तो G2 हो गया Gm, क्योंकि अर्थ का मास उतना ही रहेगा, अपॉन, अब देखो R की जगह 2R लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 Gm/R स्क्वायर। अच्छा मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, ये मैंने गड़बड़ कर दी, Gm/R²। तो यहाँ पर भी R स्क्वायर आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में कवर करा है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये G1 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ G1। G2 1/4 टाइम्स ऑफ G1 हो गया है, ज़रा ध्यान से देखो, सही है। अब यहाँ पे हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, T1 की वैल्यू क्या होगी अर्थ के सरफेस पे, 2π√L/G1। अच्छा L1 मत ले लेना, L1 L2 L सेम ही रहेगा। अगर आप ऊपर लेकर जा रहे हो पेंडुलम को तो लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी ना चेंज करोगे, वो तो उतना ही रहेगा। तो 2πL/G1। और T2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, T2 की इक्वेशन हो जाएगी 2π√L/G2, सही है। तो इसको इससे डिवाइड, अच्छा फर्स्ट इसको दे दिया है नाम, तो सेकंड इक्वेशन इसको दे दो थर्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, फाइंड क्या करना है, T2/T1। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, T2/T1 फाइंड करना है। तो हम लोग इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, सही है, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो T2/T1, T2 की वैल्यू बोलो, T2 की वैल्यू क्या है, 2π√L/G2 डिवाइडेड बाय 2π√L/G1, सही है। 2π से 2π गया। अब ये देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, √L/√G2 मल्टीप्लाई बाय √G1/√L1। सॉरी L1 तो है ही नहीं, वो तो L ही है, तो L से L कट जाएगा, तो √G1। तो G1 की वैल्यू क्या है, तो G1 को G1 ही रहने दो, G1 को G1 ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। डिवाइडेड बाय ये जो G2 है ना, देखो G2 की वैल्यू क्या आई थी, G2 की वैल्यू आई थी 1/4 टाइम्स ऑफ G1, यानी G1/4। वो जो बाय 4 है वो घूम के ऊपर चला जाएगा, G1 से G1 कट गया, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। तो यानी कि T2/T1 हमारे पास आ गया है 2/1, यानी कि रेशियो है 2:1, मतलब 2 ही आ जाएगा कुल मिला के।
तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में ये रहा D 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहें। मैं हो सकता है अगली वीडियो बनाऊँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज आता है हाइट और डेप्थ की वजह से, उससे रिलेटेड मैं हो सकता है अगली वीडियो बनाऊँ। तो तब तक इस वीडियो को देखो, पढ़ो, लिखो, समझो और मुझे कमेंट्स में बताते रहो जिस टॉपिक पर भी जो भी वीडियो चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।